मेरे घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस बात की मुझे खुशी नहीं है, लेकिन दूसरे घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस बात का मुझे दुःख है। लोगों को ये लगता है कि बच्चे या छोटे लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो रोटी दे रहा है, इसलिए वो बड़ा है। कई जगह ऐसा होता है। जभी तो ये शब्दावली समाज में आई कि तू मुझे रोटी देता है क्या, तेरी बात मानूँ? यानी इस बात से ही साबित होता है कि इंसान बात उसकी मानता है जो उसको रोटी देता है। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिखावे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका भोजन पहले है, आपका पोषण पहले है, आपकी समृद्धि वहाँ से आएगी। और भोजन में भी आप दिखावा ना करें, वो भोजन खाएं जो आपको एनर्जी देता है। वो नहीं कि आपने 50 रुपए की चीज़ को 500 का कर दिया या बड़े 5 स्टार होटल में 5000 का कर दिया। तो कैसी भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, रीति रिवाज कुछ कह रहे हो, मान्यताएं कुछ कह रही हो, समाज कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत खूबसूरत विषय लेकर आए हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, और विषय है घर की आर्थिक स्थिति और जीवन। और हमारे साथ आपके चहेते अनमोल, जो सत्य पर आधारित जवाब देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस घर की जो आर्थिक सिचुएशन होती है वो उसके जीवन से जुड़ जाती है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बच्चा जब एक घर में जन्म लेता है, तो आर्थिक स्थिति तो उसके सामने आती है। मैं ये कहूँगा कि जब वो जन्म लेता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं। धर्म जुड़ता है, जाति जुड़ती है, परिवार के लोग जुड़ते हैं, लेकिन अर्थ भी जुड़ता है साथ के साथ। और अर्थ की भूमिका इतनी बड़ी है कि उसका शरीर तब चलेगा जब उसके पास अर्थ होगा, यानी उसके पेरेंट्स के पास वाजिब पैसा होगा जो उसकी देखभाल कर सके। इसलिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बच्चे उतने पैदा कीजिए, या बुद्धिजीवी लोग भी लोगों को कहते हैं, समाज में समझाते हैं कि आप उतने बच्चे पैदा कीजिए जिनका पालन पोषण आप बड़े आराम से कर सकें। मैं सबसे पहले अर्थ की ज़रूरत वहाँ से लूँगा कि शरीर है जिसको पैसे की नीड है, बाकी ज़रूरतें तो बाद में है। शरीर ही अगर आपका सही नहीं रह रहा तो फिर क्या मतलब है आपके जीने का? तो क्या घरों में एक बच्चे को वाजिब पोषण मिल रहा है? क्या उसको 2 टाइम 3 टाइम दूध मिल रहा है? जितने भी उसके शरीर को ज़रूरत है। क्या उसको निश्चित मात्रा में फल मिल रहे हैं? क्या उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ज़्यादातर बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता ही नहीं है, जितना उनके शरीर को चाहिए। उनका शरीर विकसित नहीं हो पाता, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता। तो मैं मानता हूँ कि अर्थ की इतनी ज़रूरत तो है, और मैं अंत तक यही बात बोलूँगा कि अर्थ की इतनी ही ज़रूरत है कि कम से कम आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती रहें। और बेसिक ज़रूरतों में सबसे बेसिक तो आपका भोजन है, वो भोजन जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सके। अपने हिंदुस्तान में ज़्यादातर संयुक्त परिवार है। अगर बच्चे के माँ-बाप अच्छी पोज़ीशन में है तो भी कभी-कभी उन पर ज़िम्मेदारी होती है कि वो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पालते हैं। तो ये जो आपने कुपोषण वाली बात बोली, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखा आपने क्या-क्या चाहिए होता है? फल, सब्जियाँ, दालें, एक चार्ट होता है जिसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़रूरी है। और जैसा कि अनमोल ने बताया कि ऐसा मिलता नहीं है, एटलीस्ट एवरेज तो होना चाहिए। उसमें जो अपनी पारिवारिक परिस्थिति है, वो और भी अलग है। जैसे घर में एक ही आदमी कमाता है और 10 खाने वाले हैं, भले से वो कितना भी अच्छा कमाए, तो वो भी परेशानी होती है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो पहले का समाज था, वो बना ही ऐसे था। इसमें क्या है, आपकी बात क्रॉस हो जाएगी और सामाजिक बातें क्रॉस हो जाएँगी, संस्कार क्रॉस हो जाएगा। मैं हमेशा ही आपको ये कह रहा हूँ, हर बातचीत में ये कहता हूँ, हर प्रश्न में ये कहता हूँ कि जो सत्य है वो आध्यात्मिक दुनिया का अलग है, सांसारिक दुनिया का अलग है। और जो आध्यात्मिक दुनिया का सत्य है वो सदा से ही, आदि अनंत से ही सेम है, और एंड तक भी सेम रहेगा, यानी वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन सांसारिक दुनिया का जो सत्य है, जिसको मैं बोलता हूँ ये है, वो हमेशा चेंज होता है समय के हिसाब से। तो मैंने यही कहा, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। उस समय का सत्य आपने माना था मैरिज, शादी। शादी करके आपने ये दिखाया कि साहब एक आदमी रहेगा घर में और औरतें काम नहीं करेंगी, औरतें घर का काम करेंगी। एक मुखिया होगा, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। लेकिन जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ा, तो अब ऐसा हो गया है कि उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती बाकी लोगों की। उनको भी ऐसा लगता है कि हम जिएँ, हम एक व्यक्ति के हिसाब से कैसे चलें। और बात भी बिल्कुल न्याय संगत लगती है कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, हम ये मान लें क्या कि यही जीवन है? क्या पता जीवन को लेकर के उसकी कितनी प्रैक्टिस रही है, क्या पता वो सांसारिक जीवन में बहुत तगड़ा रहा है या नहीं रहा है। सांसारिक में रहा हो, नहीं रहा हो, क्या पता आध्यात्मिक जीवन में ही कमज़ोर रहा हो। तो हम कैसे मान लें सारे लोग मिल के घर के कि वो जो हेड है, वो बहुत ज़ोरदार है और उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा जीवन शानदार होगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो ज़ोरदार भी है,
तो भिन्नताएँ नहीं आएँगी इंसान में। इस प्रकृति ने सबको भिन्न-भिन्न स्थिति में पैदा किया है, सबको अलग-अलग बनाया है। एक ही डर्रे पे चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जो पहले प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतनी आपाधापी नहीं थी, उत्पादन के साधन सामने थे, खेती बहुत हो रही थी या ज़रूरतें इतनी नहीं थी, उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, गाड़ी में तेल भी नहीं डलाना था। तो जो छोटी-छोटी ज़रूरतें जो बड़ी बन जाती हैं आज और हमारा ज़्यादा खर्चा वो करा देती हैं, वो उस टाइम नहीं थी। आज ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। भोजन आज भी बहुत महँगा नहीं है। मैं कह रहा हूँ महँगा तो है, लेकिन इतना महँगा नहीं है कि जो और ज़रूरतें आपकी बीच में आके उसको महँगा कर देती हैं। अब भोजन आप ले रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि ये सज के कितना आया है। इसलिए आप होटल में खाने पहुँच जाते हैं, कहीं और पहुँच जाते हैं। आप ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि कौन-सा ऐसा भोजन है, भले ही वो सस्ता आता हो, लेकिन हमारे शरीर को तगड़ा बनाए। आप नहीं खाते, आप भोजन में भी दिखावा करते हैं। तो पहले की स्थिति अलग थी, आज की अलग है। आज तो लोगों को काम करना ही पड़ता है। ये उस व्यक्ति के लिए भी गड़बड़ वाली बात है जो अकेला कमा रहा है और 10 खा रहे हैं। ये उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम का विषय है, लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन फिर आपको दूसरा पहलू भी खोलना पड़ेगा कि घर में जो और आदमी हैं या बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है उसको आप ये ना कहें कि भाई अभी तो तू पढ़ ले, अभी तो तेरे पापा कमा रहे हैं और अभी तो तेरे को ज़रूरत ही नहीं है, सब हो जाएगा। पापा कब तक कमाएँगे? उसको पूरा ढीठ बना दिया जाता है 25 साल 30 साल तक। अब कमाने की बात आती है तो वो कमज़ोर हो जाता है। उसको शुरू से ही बोलें कि तेरे को कमाना ही पड़ेगा, पढ़ाई के साथ-साथ इस चीज़ पे भी फ़ोकस कर। औरतों के लिए बहुत सारे अवसर खुले हुए हैं। ठीक है, अगर आप अपनी औरतों को बाहर नहीं भेजना चाहते, आप उनको पाबंद रखना चाहते हैं, आप मेरी बात नहीं मानते, आप विवाह वाला कंसेप्ट नहीं समझते मेरा या परिवार वाला कंसेप्ट नहीं समझते, तो आप उनको घर में रख लीजिए। अब मजबूरी है तो क्या करें, जब आपने सवाल ही पूछा है तो परिवार का ही सवाल पूछा है तो मैं वही जवाब दूँगा। तो उनके लिए काम है घर में, लैपटॉप घर में दिलाइए या लघु उद्योग है। आज तो ऐसे-ऐसे उद्योग हो गए जो कहने के लिए लघु उद्योग हैं, लेकिन उन्होंने रूप घरों से ही बहुत बड़ा ले लिया। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की सप्लाई वर्ल्ड वाइड की जा सकती है इंटरनेट के द्वारा। तो जो छोटे उद्योग घरों में औरतें खोलती थी, अचार बनाना, पापड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, आज ये इतने बड़े लेवल पे जा चुके हैं, अगर उनकी चीज़ में दम है, तो वो इंटरनेट के ज़रिए पूरे विश्व में दे सकती हैं। अगर घर में उनको कोई चीज़ आ गई, कुछ अपने आप में कोई विधा डेवलप हो गई या उन्होंने सीख ली, तो वो उसको इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को सिखा करके अर्निंग कर सकती हैं। लेकिन हमको सबको सोचना पड़ेगा कि सब लोग अगर कमाते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात सारे लोगों के साथ हो जाती है। उनको जीने का एक मकसद मिलता है और वजूद के साथ ज़िंदगी जीते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो वो उस आदमी के कंधों पर नहीं रहते, उसको परेशान नहीं करते, बल्कि एक चीज़ होती है कि वो खुद भी अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं कि हम बार-बार किसी से माँगे तो हमको भीख जैसा लगता है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात क्यों मानें? फिर कई बार वो व्यक्ति गलत बात कहता है या बड़े गलत बात कहते हैं तो हम मुँह दबा के सुनते रहते हैं। लोगों को ये लगता है कि बच्चे या छोटे लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो रोटी दे रहा है इसलिए वो बड़ा है। कई जगह ऐसा होता है। जभी तो ये शब्दावली समाज में आई कि तू मुझे रोटी देता है क्या तेरी बात मानूँ? यानी इस बात से ही साबित होता है कि इंसान बात उसकी मानता है जो उसको रोटी देता है। तो आप इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में, आज की सत्यता में ये बिल्कुल बहुत बड़ी नीड बन चुकी है कि सभी लोगों को कमाना चाहिए। अगर वो घर का खर्चा नहीं चलाएँ, एटलीस्ट अपना खर्चा चलाने के लिए थोड़ा तो कमाना ही चाहिए। पैतृक व्यवसाय अलग-अलग होते हैं। कहीं खेती होती है, कहीं व्यापार होता है, कहीं छोटा-मोटा उद्योग धंधा होता है। जो बच्चा घर में जन्म लेता है, अगर उसका टैलेंट अलग है और घरवाले ये चाहते हैं कि वो जो पैतृक काम है, उसमें ज़रूरत भी होती है आदमी के शारीरिक श्रम की, तो वो चाहते हैं कि वो खेती में ही लगे या वो अपनी दुकान पर ही बैठे। लेकिन कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, तो उनको क्या परेशानी नहीं आती? इसमें सारी स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। कभी-कभी पैतृक काम को करना भी बहुत अच्छा होता है। मन होना चाहिए बच्चे का। अगर बच्चे का उस काम में मन नहीं है तो बेकार है। फिर आप किसी और को दीजिए या फिर आपको बंद ही करना पड़ेगा। अगर बच्चे का मन है पैतृक काम में तो करना ही चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर पैतृक काम को वो और आगे लेके जाता है तो। मान लीजिए एक दुकान है, वो गली के स्तर पे है, तो बेटा उसको और आगे बढ़ाए। उसको शहर की तरफ लेके जाए, राज्य की तरफ लेके जाए, देश की तरफ लेके जाए और जब आज इंटरनेट का ज़माना है तो पूरे विश्व में उसको फैलाए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरा काम करना चाह रहा है, पेरेंट्स अपना दिमाग लगा के उसको उसमें ठूँसना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर द्वंद्व चालू हो जाता है। बच्चे और पेरेंट्स के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। बच्चे का मन कहीं और होता है। अगर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उसको दबाने में सफल हो जाते हैं, तो वो बच्चा उस टाइम तो दब जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर उसका मन शांत नहीं होगा क्योंकि उसका मन लगा था किसी और चीज़ में। भले ही हो सकता है वो चलते बिज़नेस को चला ले, उसमें कुछ अच्छा भी कर ले, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आप कभी ये ना सोचें कि पेरेंट्स ने जो चीज़ बताई है, उसमें बच्चे ने अच्छा कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। कभी-कभी पेरेंट्स अपनी ज़िद पूरी करने के चक्कर में बच्चे को वो काम करा देते हैं जो उसका करने का मन नहीं था, बल्कि किसी और काम को करना वो चाहता था। ऐसे बच्चे सफल तो हो जाते हैं, लेकिन एक समय बाद रिग्रेट में चले जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं, यार ये काम किया होता तो मन को शांति मिलती, इसमें मैं इतना सफल भी हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो उस काम के पीछे भागते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए किसी बच्चे को
को सिंगर बनना है और उसको बिठा दिया साहब लाला जी बना के गद्दी पे, वो वहाँ पर भी गाता रहेगा गाना। कोई बैठ के वहाँ हाँ, गाना ही गाएगा कोई वो। आएगा तो उसके सामने भी गाना गाएगा, गुनगुनाएगा, गाने सुनेगा। वो उसका जो शौक सुनेगा ही है, नहीं अनमोल, वो किसी को पकड़ के सुनाएगा भी। सुनाएगा ज़बरदस्ती, फिर वो उसको बोलेंगे अरे यार ये क्या कर रहा है? तो उसकी वो विधा क्लियर भी नहीं होगी, हाँ। उसकी विधा पहनी भी नहीं होगी, क्योंकि विधा तो ऐसी चीज़ है, उसके अंदर रोज़ रियाज़ करना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है। अगर उसको एक पड़पंच पे लगा दिया, कभी कट्टे उठा रहा है, कभी वो दालें तोल रहा है, हिसाब लगा रहा है, उसका पूरा दिन तो इसी में चला जाता है। और फिर ज़्यादातर बिज़नेस ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, छोटे बिज़नेस हों चाहे घर के हों, डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो लड़का हो या लड़की प्रॉब्लम में चले जाते हैं। मन का काम करना ज़रूरी है। अगर मन का काम वही हो जाए बच्चे का, जो उसके पिताजी या दादाजी करते थे, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आप वहाँ गाँव में, कस्बे में अपने पैतृक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे लघु उद्योग, इन दिनों में बहुत सी हेल्प भी मिलती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, समाज से, गवर्नमेंट से या कहीं से भी, संस्थाओं से। उसका सहारा लेकर अगर आपके बच्चे में टैलेंट है और आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अनमोल प्रॉब्लम वहाँ आती है जब मिडिल क्लास का बच्चा टैलेंट होते हुए आगे जाना चाहता है, आर्थिक साधन कम है और घरेलू कोई इतना व्यवसाय भी नहीं है, न खेती है, न कोई दुकान है और आर्थिक पक्ष इतना ज़्यादा चाहिए होता है एजुकेशन में, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मुझसे बहुत सारे सवाल इस बात पे पूछे जाते हैं कि जब हालात ही ख़राब हैं, जब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर हमको याद आता है कि शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है। हमने बहुत देख लिया, बहुत बोल लिया, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमको कोई कुछ करने नहीं देता, अगर हम करना भी चाहें तो। देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप जितने भी श्रोता हैं, उनमें से कितने लोग बड़ी उम्र के होंगे या अधेड़ अवस्था में पहुँच रहे होंगे, कहीं न कहीं अनमोल का ये शब्द उनके दिमाग में आता है कि बहुत सी चीज़ें मेरे में थी, मैं बहुत आगे बढ़ता था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उनके लिए एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन यही है कि जिनको ऐसा लगता है कि किस्मत ही खराब हो गई। जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पास पाने ही पाने के लिए है। तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, आपको तो निकल जाना चाहिए। प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, बच्चों की चेतना प्रगाढ़ नहीं हो पाती। उनमें हमेशा निडरता का अभाव होता है। हमेशा वो डरते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, संस्कारों से या दुनिया क्या कहेगी। बच्चा ऐसा होना चाहिए निडर। फिर वो सूखी रोटी खा के भी खड़ा हो जाए, फिर वो परेशानियों में भी चला जाए। आप देख लीजिए, पैसे वाले हों चाहे कोई भी हो, आज हर कोई अपने बच्चे को मक्खन की जैसे पालना चाहता है। मतलब इतराने की कोशिश करते हैं कि कम पैसे वाले भी हैं तो हमारी शादी दिखावे में हो, फिर उसके बाद जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसमें लेनी-देनी बिल्कुल मजबूत हो, लोग माने कि वाक़ई में हम क्या चीज़ हैं। हमारे बच्चे के पास सारे साधन होने चाहिए, दूसरे के बच्चे को देख के खिलौने दिला देते हैं। मतलब हर फैसिलिटी बच्चे को बहुत देना ज़्यादा चाहते हो हैं। गया। तो ये लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग से नीचे के भी हैं। तो आप मुझे बताइए कि जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एक तरीका और बना देते हैं बच्चे के लिए कि तुझे कुछ नहीं मिला ना, अब तू और कोमल हो जाएगा, अब तू और पोला हो जाएगा, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को राय देता हूँ कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी किस्मत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, आप लग जाइए और इस बात को सोचिए ही मत कि ऊपर वाला कोई मुझे देख रहा है। आप ये मान लीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पाने के लिए सब कुछ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा इंसान तरक्की करेगा ही करेगा। आप लग जाओ, बस आप चक्कर में आ जाते हो अपने रिश्तेदारों के, लोगों के कि कोई हमको क्या कहेगा, उस चक्कर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कम से कम कि आपकी फीडिंग ढंग से हो सके, आपका शरीर ढंग से हो सके, तो मैं कह रहा हूँ आपकी चेतना भी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए ना। स्वस्थ जब तन होगा तभी आपका सब कुछ सही होगा। अगर आपको सही भोजन नहीं मिल रहा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, मैं नहीं कहता कि ऐसा हो कि आप बढ़िया घर में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, लेकिन इतना तो हो कम से कम कि आपका जीवन कचरा सा महसूस नहीं हो। तो एक बेसिक जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने काम में लग जाइए। मैं कह रहा हूँ कि 100% तरक्की मिलेगी, बस इसमें ईमानदारी का ध्यान रखिए, सच्चाई का ध्यान रखिए। अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं, तो आपके काम में आपको आगे इजाफ़ा मिलेगा ही मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और जैसे एक-एक मोती पूरी माला को सुंदर कर देता है, आपके परिवार का हर इंसान अगर ये युक्ति अपनाएगा, तो गारंटेड किसी को कम पैसा मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपके परिवार का ही फ़ायदा होना है। आपका परिवार मजबूत होके खड़ा हो जाएगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि ये जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें आप ये ना मानें कि आप कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए तो आप जीत गए ज़िंदगी को। हर कदम पे एक साँप है, हर कदम पे एक सीढ़ी है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने आप को साक्षी बन के देखना है कि वाक़ई में यहाँ हो क्या रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। कहीं न कहीं जैसे आप गाइड करते हैं, इस तरीके से बच्चों को अगर कोई गाइड करने वाला हो तो क्या उसका असर ज़्यादा होता है? देखिए, गाइडेंस की तो अपनी अहमियत है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को कोई इंसान गाइड कर रहा है।
बच्चा अपने आप भी चीज़ों को देख कर के सीखता है और बच्चा देख कर के ही ज़्यादा सीखता है कि वो आगे निकल रहा है, वो आगे निकल रहा है। कोई बताता है, बार-बार बोलता है, उससे फ़र्क फिर भी कम पड़ता है, लेकिन बच्चा देख लेता है ना कि देखो इसने इतनी मेहनत की, आगे बढ़ा, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि घर परिवारों में चाहे पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, आप मेरी कोई-सी भी बात को विरोधाभासी तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सामने लाखों की भीड़ खड़ी कर लीजिए, करोड़ों की कर लीजिए, पूरी दुनिया को सामने ले आइए। मैं हमेशा इस बात पे अडिग रहूँगा कि जो ज्ञान है वो पैसे से कभी नहीं आता। अगर आपको रियल में ज्ञान चाहिए तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए और फिर मन के साथ आपका फ़ोकस होना चाहिए। अगर मन ही नहीं है, आपको ग्रहण ही नहीं करना तो बात ही खत्म हो गई। मन होने के बाद आपका फ़ोकस अगर डगमगा जाता है तो फिर ये बहानों में तब्दील हो जाता है कि मेरे पास तो किताब के ही पैसे नहीं थे, मेरे पास तो कॉलेज के पैसे नहीं थे, स्कूल के पैसे नहीं थे, ट्यूशन के नहीं थे, कोचिंग के नहीं थे। ये तो लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए शिक्षा को भी आर्थिक स्थिति में जोड़ दिया, शिक्षा को भी पेशेवर कर दिया और जब से शिक्षा पेशेवर हुई है, तब से सामाजिक लोगों के मन में, सांसारिक लोगों के मन में और आप जैसे लोगों के मन में भी ये प्रश्न आने लगे हैं कि शिक्षा में भी अगर पैसा नहीं हो बच्चे के पास, तो क्या तरक्की कर पाएगा? मैं कह रहा हूँ ये तो सवाल ही नहीं बनना चाहिए, तो सवाल ही फ्रॉड है। शिक्षा का, ज्ञान का पैसे से क्या लेना-देना? समझ लीजिए एक सामान्य बुद्धि का बच्चा है, टीनेज, एवरेज, उसको गरीब घर में जन्म लेना चाहिए या पैसे वाले घर में जन्म लेना चाहिए? सामान्य बुद्धि अगर होनी उसके चाहिए। हाथ में हो, अगर एक हाइपोथेटिक प्रश्न है, लेकिन क्या गरीब घर में पैदा होना अच्छा होगा या बहुत पैसे वाले घर में पैदा होना अच्छा होगा जबकि लड़का सामान्य मानसिक पोज़ीशन का है? आपने ये पूछा कि जन्म किस परिवार में लेना चाहिए? पहली चीज़ तो ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए पे आपने मेरे से पूछा है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, जो पैसे वाले परिवार में रह कर के बहुत तगड़े बन पाते हैं। वो दिखावटी रूप से आपको तगड़े लगेंगे कि ये कर लिया, ये कर लिया। रियल जो हीरा है ना, वो तो परेशानियों में ही तैयार होता है। वो तो भट्टी में जब तक भूनता नहीं है ना, जलता नहीं है, तब तक उसके अंदर निखार नहीं आता। तो कुछ अपवाद होते हैं, जो पैसे वाले परिवारों में पैदा होकर के भी मंथन क्रिया को हमेशा बनाए रखते हैं। उनका मंथन का जो प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहता है। उनका ध्यान भी गरीब लोगों में जाकर के अंदर से महसूस करता है, यार ये कौन-सी ज़िंदगी है ना? यार ये मरता क्यों है? ये बूढ़ा क्यों होता है? जैसे बहुत महात्मा हुए हैं आपके, सुना है आपने स्टोरीज़ की, ये देख कर के उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और फिर वो सन्यास की तरफ चले गए या खोजने की तरफ चले गए। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत कम घरों में होती है और होगी भी तो बड़ी उम्र के बाद चेत आएगा। लेकिन बच्चा जनरली इन पैसे वाले घरों में बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि उसको सब चीज़ मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को ऐसे घर में पैदा होना चाहिए जिसमें अभाव हो, लेकिन इतनी फीडिंग तो हो जाए कि सही खाने को मिल जाए, उसका शरीर डेवलप हो जाए, क्योंकि देखिए प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जो शरीर शुरू में डेवलप हो गया ना, वो 18-20 के बाद नहीं होगा डेवलप। तो वो चीज़ तो वापस नहीं लाई जा सकती, टाइम को पीछे नहीं लेके जाया जा सकता। तो वहाँ पे तो थोड़ी लिबर्टी चाहिए कि इतना तो मिल जाए। और मैं आपको बता दूँ, इतना इसलिए नहीं मिलता, इसमें देश ज़िम्मेदार है, राजनीति ज़िम्मेदार है। बहुत सारे देशों ने ये व्यवस्था तो कर रखी है कि कम से कम रोटी-पानी तो मिल जाए इंसान को। लेकिन अपने देश में अगर रोटी-पानी का जुगाड़ हो जाए, तो आदमी काम ही नहीं करेगा, निश्चिंत हो जाएगा। वो वो भ्रष्टाचार में वो हाँ। पहले उसमें से पैसा निकाल वो लेगा। वो पहले ही तैयार हो रहा है डील। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता भैया, यहाँ क्या कर सकते हैं? तो ये तो मैं आपको कहूँगा कि संघर्ष हो ना, तो फिर हीरा निकलता है। तो हमेशा ही कहूँगा कि बच्चे को अभावों में ही पैदा होना चाहिए, लेकिन कम से कम अभाव उसके खाने-पीने के तो ना हो। अनमोल, खाने-पीने का तो समझ में आता है, ठीक है। उसको स्वस्थ शरीर होगा तो सच में अच्छा सोचेगा, करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी और फैक्टर भी प्रोग्रेस होने में कभी-कभी ऐसा लगता है कि वातावरण जो आस-पास का है, चाहे घर का है, चाहे गाँव का है, वो वहाँ की जनरेशन को बूस्ट करता है। जैसे आर्थिक कंडीशन पूरे घरों की अलग-अलग है, लेकिन उस गाँव से मिलिट्री के बहुत सारे लोग निकलते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण ऐसा रहा कि एक ही घर से 3 लड़कियाँ आईएएस बनी हैं अभी। तो ये क्या कारण है जिसका अर्थ से कोई लेन-देन नहीं है? देख लो आप, आपके जो सवाल है उनका सीधा जवाब है, जो जवाब मैं तो है बार-बार दे रहा लेकिन हूँ। जवाब तो है लेकिन उसके पीछे कुछ तो होगा मोटिवेशन के अलावा भी, सर देखो, खुद का। देखो जगह बन जाती है। जैसे अभी मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, है ना? तो ये तरीका होता है कि एक को तैयार किया जाए, सबके पीछे मत लगो। ये वो होता है ना, जैसे कोई बीमारी आ जाती है छुआछूत की, एक को देख-देख के दूसरा पैदा होता है। चलिए इसको उल्टा लेके देख लीजिए, किसी कॉलोनी में अगर एक गुंडा बदमाश पैदा हो गया ना, तो उससे इंस्पायर होके कई सारे पैदा होने लगेंगे। टचिंग तो होती है ना उनकी, तो गाँव के गाँव तब्दील हो जाते हैं। कई बार गाँव में बहुत सारे लोग सरकारी भर्ती में लग जाते हैं, कई बार गाँव में बिज़नेसमैन पैदा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जिनसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन निकले हैं और उन्होंने पूरे विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़ी है। तो वो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें टच होके एक-दूसरे से इंस्पायर होके आगे जाते हैं। उनको कोई गाइड करे या ना करे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, यहाँ का तो पानी ऐसा हो गया। तो प्राकृतिक रूप से पानी नहीं आया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो चीज़ शुरुआत में जन्म ली और उसके बाद वो फैलती ही चली गई। तो किसी जगह गुंडे बदमाश निकल रहे हैं,
उनको आप क्या कहेंगे? वो किससे मोटिवेट हुए हैं? लेकिन स्थिति ऐसी बन गई, फिर उनका मोटिवेशन खुद वातावरण ही बन जाता है। मेरे पास भी तो ऐसे बराबर बच्चे है, होते हैं ना। बराबर तो है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उनके लिए अच्छा है कि वो आगे बढ़ें, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने खुद ही कह दिया कि पैसे से कुछ नहीं हो रहा, एग्ज़ाम्पल भी दे दिए कि ऐसे बच्चे आगे कैसे निकलते हैं। तो आपके सामने हैं सारे एग्ज़ाम्पल। मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि पैसा हो और हेल्प नहीं करे, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के दिमाग से सोचता हूँ। लेकिन बहुत अद्भुत चीज़ें सामने आती है और वहाँ आप जैसों से कुछ कहीं-कहीं गाइडेंस लेने का या चर्चा करने का मन होता है। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि घर का एक ही मेंबर है, उसके बहनें हैं, छोटे भाई वगैरह हैं, ज़िम्मेदारियाँ इस कदर है कि 2 रास्ते उसको दिखते हैं और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है और सक्सेसफुल देखा है। लेकिन ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन में बहुत परेशान होके और उनका अपना परिवार बिखर जाता है कि मजबूरी है कि आपको परिवार को पालना ही है, चाहे पत्थर तोड़ के पालो, चाहे कैसे भी पालो, टैलेंट साइड में रह गया, आर्थिक पोजीशन अलग से रह गई, ठीक है। लेकिन जब मजबूरी आती है तो मैंने देखा है कि वो आदमी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतनी प्रोग्रेस करता है कि वो आदर्श बन जाता है और दूसरी तरफ जीवन भी खत्म हो जाता है। देखिए, हर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग है। ये विभिन्नता ही तो हैं, यही तो खूबसूरती है इंसान की। कभी-कभी इंसान संघर्ष करते-करते ऐसी पोज़ीशन को उपलब्ध हो जाता है कि मान लीजिए उसका शरीर ही खराब हो गया, उसके कोई शारीरिक हानि पहुँच गई, बीमार हो गया, मर गया, तो आप क्या कहेंगे? तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है गधे की जैसा मेहनत करे जा रहा है, दिमाग लगा ही नहीं रहा। तो मेहनत भी सही होनी चाहिए ना। पत्थर तोड़े ही जा रहा है, तोड़े ही जा रहा है कि ठीक है मुझे इससे पैसा मिलेगा, पागल हो रहा है। कम से कम अच्छे तरह की मेहनत, अच्छे तरह का काम उसको सीखना चाहिए। ये भी अपने आप में सीखने वाली बात है। एक व्यक्ति उतनी मेहनत कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। एक व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको कम पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें ट्रिक्स अपनाई जाएँ, बहुत पैसा कमाने की लालच अपनाया जाए कि ये ट्रिक अपना लो, आप बहुत बड़े हो जाओगे। कहते हैं ना कई मोटिवेशनल गुरु कि इस तरीके से निकालिए रास्ता पतली गली से, क्योंकि साम, दाम, दंड, भेद उनका तो ये हो जाता है फिर कमाना ही है। तो बेसिक ज़रूरतें तो पूरी हो ना इंसान की, तभी तो आगे बढ़ेगा। बहुत आगे निकल जाए, मैं उससे भी राब्ता नहीं रखता, मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि ज़रूरतें आप ज़्यादा क्यों पाल रहे हो? जब आप ज़रूरतें ज़्यादा पालोगे, तो आप कितना ही कमा लो, वो सब ठंडा हो जाएगा। आज इससे लेनी-देनी करनी है, आज ये संस्कार पूरे करने हैं, आज इस शादी में जाना है, इतना बड़ा गिफ्ट देना है, आज इसकी बात रखनी है, उसने कोई हमको गिफ्ट दिया था, अब लौटा के उसको वापस देना है, आज हमको ये चीज़ पहननी है क्योंकि लोग पहन रहे हैं, आज घर में ये गाड़ी खड़ी करनी है, ये गहने तो मैं पहन के ही रहूँगी, क्यों? क्योंकि साहब मेरी सास ने भी पहने थे और दुनिया ही पहनती है। अरे भैया, तू आर्टिफ़िशियल पहन ले, पैसा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा दी जाएँगी जान के, जो आपकी शारीरिक नहीं है। क्योंकि मैंने आपकी बातचीत को घुमा करके पूरा की पूरा भोजन के ऊपर जोड़ दिया कि जो बेसिक ज़रूरत है अपने शरीर की, मैंने और जगह जाने ही नहीं दिया। तो भोजन ही है सब कुछ, अगर ये मिल रहा है और थोड़ी बहुत आपकी नीड पूरी हो रही है, तो सब काम बढ़िया है। फिर अपने आप आराम से, ईमानदारी से काम करने पे, कर्मठ कार्यकर्ता होने से अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा सुविधाएँ आ रही हैं, तो आप फिर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं उनको, ये आपका चॉइस है। लेकिन आप जान-जान के स्थिति बना रहे हैं कि कैसे भी किसी का गला काट दूँ, मेरे को तो मिलना ही चाहिए, वो तो फिर गलत है। फिर तो वो आपका मानसिक विकास भी रोक देगी स्थिति, वो आपको पूरी तरह से डैमेज कर देगी। तो पहली चीज़ तो ये है अपनी ज़रूरतें कम करें। आप ये नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी चाहिए साहब, लेकिन फिर घर में एलईडी भी चाहिए, पीछे कार भी खड़ी होनी चाहिए, फिर सबको लेने-देने के लिए सब कुछ होना चाहिए। भाई लेने-देने में भी कितना? आप जब इसको ईगो से ले लेते हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, तो फिर आपका जो बड़प्पन है ना, उसकी कोई कैलकुलेशन तो होती नहीं है। फिर उसने आपको ₹100 दिए, आप उसको 150 देंगे, फिर उसने 2000 दिए, आप 4000 देंगे, 5000, 10,000, यही चलता रहता है समाज में। हर कोई एक-दूसरे को दिखा रहा है। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने से नहीं मर रहा, बल्कि दूसरों को दिखाने से मर रहा है। मेरे घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस बात की मुझे खुशी नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस बात का मुझे दुःख है। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी, तो फिर कितना ही पैसा कमा लीजिए, आप हमेशा दुःख में ही रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को सँवारना चाहिए, कहीं तो उसको संतुष्ट होना ही पड़ेगा, तब जाकर के उसका ये आर्थिक पक्ष क्लियर होगा और पैसा उसके जीवन से अच्छे ढंग से आगे लेके जाएगा, उसका जीवन एक सही स्थिति में आ जाएगा। कम से कम उसको ये सोचने की स्थिति तो बनी जाएगी कि अब मेरे शरीर को तो पूरा पोषण मिल रहा है, मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, कि आखिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है? आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? होता क्या है? इंसान पैदा होता है, मरता है, ये लफड़ा क्या है? इन सब बातों में उसका ध्यान जाएगा। अगर वो भूख से ही मरे जा रहा है, तो फिर ये आध्यात्मिक बातें उसके ज़हन में कहाँ से आएँगी? जबकि होता ये है कि आध्यात्मिक बातें आपकी भूख से, आपकी पीड़ा से ही जोड़ देते हैं लोग। बड़े-बड़े बाबा, बड़े-बड़े दिखावटी लोग, जो धर्म का एक तरह से धंधा कर लेते हैं, वो आपकी जो ज़रूरतें हैं, अपने धर्म से जोड़ करके अपनी दुकानें चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ये हैं कि आप हमेशा भूखे रहो। उनकी दुकान चल रही इससे है कि आपकी परेशानियाँ हैं। अगर आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, आपकी भूख मिट जाए, वाजिब खाना मिल जाए, हारी बीमारी आपको ज़्यादा ना हो, आप पीड़ाओं को बड़े आराम से सहन कर सकें, आराम से जीवन चला सकें, तो इनकी दुकानें चल पाएँगी? ये इतना ताल ठोक के बोल पाएँगे
कि हम आपके जीवन में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। जबकि अध्यात्म जो है वो आपको अलग चीज़ सिखाता है, ये आपको अलग चीज़ सिखा रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरतें बड़े आराम से पूरी होंगी और आप ज़्यादा ज़रूरत ना बनाएँगे, तो फिर आपका अध्यात्म आपके पास आएगा और रियलिटी के साथ आएगा, और वो अध्यात्म आएगा कि मैं कौन हूँ। एक बच्चे का कसूर नहीं होता कि वो कहाँ पैदा होता है, लेकिन मैं देखता हूँ और विशेष रूप से अपने देश में कि उसका नसीब अच्छा है या बुरा है या कुछ भी कहिए, वो ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में जन्म लेता है, जहाँ शादी-ब्याह, ये बात भरना, दहेज देना, ये सब इतना ज़्यादा होता है। स्पेशली मैं राजस्थानी हूँ, हम अपने जीवन जो आप बताते हैं, अच्छा पोषण लेना, वो सब तो धरा रह जाता है और हर वक़्त यही लगता है बात में इतना पैसा लगाना है, शादी में इतना पैसा लगाना है, ये इसके बच्चा हुआ है ये लगाना है। मैं सही बताऊँ, इतने रीति-रिवाज निकाल रखे हैं कि मध्यम परिवार वाला तो पिसता ही रहता है टैलेंट होते हुए भी। मैं इसी पे तो कहता हूँ हमेशा कि आप अपना पेट काट के दिखावे को सामने ला रहे हैं, कि ये कौन-सी आपकी समस्या है? मैंने यही तो कहा ना, लेकिन वो जन्म लिया बेचारा, उसका क्या दोष? बता रहा हूँ ना कि आप अपना पेट काट के अपने दिखावे को सामने लाते हैं। यानी आपने अपने दिखावे को बड़ा कर रखा है। अगर आप ये कहते हैं कि इसमें लोगों का क्या दोष है, या लोग तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि समाज में तो ये रीतियाँ चली रही हैं। इसी बात के लिए तो हम जैसों की ज़रूरत है। जो चला आ रहा है वो चेंज भी होगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन इंसान के जीवन से दिखावा नहीं जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप दिखावे के लिए पेट काटेंगे, तो ये कौन-सा इंसाफ़ है? ये तो आपको ही समझ में आ रहा होगा कितनी बुरी स्थिति है। अगर ये बुरी स्थिति है तो हटनी चाहिए ना। मैं बता के क्या करूँगा? मेरी बात से क्या होगा? अगर वाक़ई में बुरी स्थिति है तो आप ध्यान रखिए इन बातों का। मैं तो ऐसे-ऐसे घर देखता हूँ जिसमें रोज़ी-रोटी के लाले पड़ रहे हैं। राशन की दुकान से अनाज लाते हैं, लेकिन गाँव से यहाँ आए हुए हैं कि साहब हम तो शहर में जाके संघर्ष करेंगे। शहर में हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ जाके ढोक देते हैं अपने माँ-बाप के, तो यही तो बताएँगे कि शहर में बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो गाँव किसी दिन जाते हैं तो भर-भर के लेके जाते हैं उधार माँग-माँग के। तो ये दिखावा ही तो है। दिखावे में उन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो अपने माँ-बाप के सामने दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना पैसा कमा के लाया हूँ, देखो मैं कितना सफल हूँ। ये हालात है बड़े-बड़े आदमियों की। 40-40, 50-50 साल के आदमी जो शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, वो जब अपने गाँव जाते हैं तो इतना-इतना बाँध के ले आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। ये जो गिफ्ट वाला कल्चर है, जो लेनी-देनी का कल्चर है, आधा तो यही मार देता है इंसान को। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिखावे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका भोजन पहले है, आपका पोषण पहले है, आपकी समृद्धि वहाँ से आएगी, और भोजन में भी आप दिखावा ना करें। वो भोजन खाएँ जो आपको एनर्जी देता है। वो नहीं कि आपने ₹50 की चीज़ को 500 का कर दिया, या बड़े 5 स्टार होटल में 5000 का कर दिया। तो कैसी भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, रीति-रिवाज कुछ कह रहे हो, मान्यताएँ कुछ कह रही हो, समाज कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। अनमोल बोलते हैं मैं कौन हूँ? देखिए, अनमोल को सत्य पर आधारित जवाब देने वाले समझते हैं और इनकी बताई हुई गाइडलाइन पर हम चलना चाहेंगे। अनमोल, एक अंतिम प्रश्न इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ और एक साधारण सा कि क्या आर्थिक स्थिति जीवन को प्रभावित करती है? आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? सीधी-सी गाइडलाइन ये है, जो मैं अपने जीवन में भी लागू करता हूँ, कि आगे की सोचो ही मत। आगे की सोचने से कुछ होता ही नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप प्रोसेस पे ध्यान दो। आप जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करो, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो भी आप कार्य करेंगे, उसके एवज़ में आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, आप संतुष्टि कहीं न कहीं तो रखें। आप ये चुनाव करें कि आपके पास पैसा कितना पड़ा है। अगर आपके पास ₹1000 पड़े हैं, आपने खर्चा कर लिया 1200 का, तो कहानी ख़राब होगी, कुछ भी कर लो आप। फिर आप ही दोषी हैं। हो यही रहा है ना समाज में, हमारे पास कुछ भी नहीं है या कम है, लेकिन चीज़ें किस्तों में आ रही हैं, ईएमआई चुकानी पड़ रही है, डाउन पेमेंट दे दिया, क्या लगता है? प्रलोभन है। तो ऐसी स्थिति जब इंसान के जीवन में आ जाती है, तो फिर आर्थिक स्थिति तो डैमेज होगी ही होगी। आर्थिक स्थिति जब डैमेज होती है, तो सबसे पहले आपके कंफर्टेबल ज़ोन को छीनती है। सबसे पहले ऊपरी चीज़ों को छीनेगी। पहले आपका एसी छीनेगी, फिर हो सकता है कहीं स्टोर में कूलर पड़ा हो, तो वो कूलर भी छीन लेगी। आपने कूलर लगा लिया, एसी गया तो। उसके बाद आपका पंखा छीनेगी, उसके बाद आपका पलंग छीनेगी, उसके बाद आपका कमरा छीनेगी, उसके बाद आपके कपड़े छीनेगी, उसके बाद आपका भोजन छीनेगी। भोजन की जो स्थिति है सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि स्टार्ट ये शुरू से होती है और छीनने में सबसे लास्ट में आती है। क्योंकि अगर इतना भी जुगाड़ आपके पास है कि आप भोजन कर सकें, तो आप एटलीस्ट भोजन तो करेंगे ही, फिर एसी की हवा खा के थोड़े ज़िंदा रहेंगे, तो सबसे लास्ट में आती है। तो आपको मैं यही हिदायत दूँगा कि आप इन प्रपंचों पे ना पड़ें। ये प्रपंच आपके जीवन को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से नीचे लेके आते हैं। ये क्रेडिट कार्ड्स, ये ईएमआईज़, ये आने से ज़्यादा जाने की स्थिति को पैदा कर देना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मारता है। मैं आपको उल्टी चीज़ बता रहा हूँ। अगर छोटी उम्र में ही एक बच्चा, या मान लीजिए जो कमाना शुरू कर चुका है, आदमी और औरत, औरतें ही अच्छा कर सकती हैं, वो अपने पैसे को 2-3 भागों में बाँटें।
भाई उसको इतना तो कमाना ही है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। शुरू में आपको कौन कहता है? बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो शुरू के अंदर थोड़ी कम फैसिलिटीज़ में जी लेती हैं, कम पहन लेती हैं। 2 साड़ी या 2 कपड़ों में पूरा जीवन निकाल लेते हैं परिवार वाले। बच्चों को भी कैसे भी गुज़ारा कर लेते हैं। लेकिन उनका फ़ोकस क्लियर होता है कि मैं 5 साल में ये चीज़ तो जमा कर पाऊँगा, इतना-इतना हम खा पाएँगे, ये हम काम कर पाएँगे, काम को शिद्दत से करना है। हमको इतना करना है कि हम बीमार ना हो जाएँ, पता चले वो जो पैसा जमा हो रहा है, वो हमारी बीमारी में ही चला जाए। मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूँ कि आप बहुत पैसा जमा कर लें, लेकिन आप जो भी जमा करें, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पैसे को उतनी दूर ले जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। जितना आप गर्त में जाते हैं उल्टा, उतना ही आप आगे चले जाते हैं अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काम करते हैं। अब आप बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? शुरुआत में जो पैसा आपका पड़ा होता है, वो आपको ऐसा लगता है बहुत कम है, इससे क्या होगा मेरे जीवन में? कई बार देखा होगा आपने कि लोग बोलते हैं यार हमको इतने सालों पहले एक प्लॉट मिल रहा था, लेकिन हमने लिया नहीं यार, कौन पूछता, हाँ, जंगल में अक्सर था। ये बोलते हैं। अक्सर यही बोलते हैं। अरे यार उस ज़माने में हमारे पास ये चीज़ पड़ी थी, हमने उस टाइम बेच दी। अरे यार उस ज़माने में हमारे पास इतना पैसा पड़ा था, हमने तो खर्च कर दिया इस चीज़ में। तो आप उसको होल्ड नहीं रख पाते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आप उसको होल्ड रखें, क्योंकि आपको उस समय ये भी नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा ताकतवर है। कई बार लोग सोचते हैं कि गोल्ड खरीद लें, कई बार लोग सोचते हैं मकान खरीद लें, कई बार क्या खरीद लें। मैं कह रहा हूँ जो पैसा होता है ना, वो इनके पीछे का स्वरूप है। ये सब चीज़ें पैसे से तो आती हैं, इनको बेच के भी तो आप पैसा ही लेंगे। आप बोलेंगे नहीं पैसा भी चला जाता है कई बार, किसी को दे दिया, कहीं जमा कर दिया, बैंक भी लेके भाग जाते हैं, ऐसा भी आप बोलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें भी चली जाती हैं, लेकिन फिर 2 पहरेदार हो गए ना, एक तो ये खुद चीज़ और एक पैसा। पैसा खुद में अकेला पहरेदार है, तो वो चीज़ जाएगी तो एक है, रिस्क एक तरफ है। लेकिन अगर मकान चला गया तो मकान भी जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा भी जा सकता है। क्या पता उसकी कीमत कम हो जाए, क्या पता वो जगह खराब हो जाए। गोल्ड है, क्या पता उसकी कीमत आगे नीचे हो जाए, क्या पता वो गोल्ड पुराना हो जाए, क्या पता जिसने आपको गोल्ड दिया है वो रियल ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं उन चीज़ों से, लेकिन जो पैसा है ना, वो आज की व्यवस्था के हिसाब से अगर बैंक में पड़ा है, तो वो बढ़ेगा ही, क्योंकि बैंक वालों ने जो व्यवस्था बना दी है, वो जब आपको गिराते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से गिराते हैं, ब्याज पे ब्याज लगता जाता है आपका, पेनल्टी पे पेनल्टी लगती जाती है। मैं कह रहा हूँ कि ये पेनल्टी उल्टी ना हो, बल्कि आगे की तरफ बढ़े। आप देख लेना, आपको 4-5 साल तक तो वो छोटा-सा अमाउंट छोटा ही लगेगा, लेकिन जब ये कहानी 10 साल की तरफ जाएगी, जब ये कहानी 15 साल की तरफ जाएगी, तो जो ब्याज है आपको उस पैसे पे नहीं मिलेगा, आपको पूरे पे मिलेगा और उस पूरे के पूरे पे मिलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आपकी उम्र में अगर कोई सोचे कि नहीं मुझे अब पैसा जमा करके चक्रवृद्धि ब्याज सीखना चाहिए, तो फिर अगले जन्म में मिलेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा कोई और खा जाएगा। ये चीज़ तो जवानों के साथ है, तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और है इसमें कि पैसा जमा करते टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि ये पैसा ही मेरा माई-बाप है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि आप मरने ही वाले हैं, आप अस्पताल में एडमिट हैं या आपका कोई जानकार एडमिट है, तो तुरंत उस पैसे को निकालिए ना, आगे फिर कुछ देख लेंगे। मज़ा तो इसी में है ना। आप मान लीजिए साँप-सीढ़ी का, एक साँप था, फिर सीढ़ी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन ये पता थोड़ी होता मैं मरने वाला हूँ। मैं तो ये समझता हूँ दुनिया मरेगी, खाली मैं ही ज़िंदा तो रहूँगा। ये पता नहीं होता ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो उसके लिए आपको अगर खर्च करना भी पड़े, तो आप खर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी दबा रहे हैं, ये तो आपका विवेक डिसीजन लेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार हॉस्पिटल्स में 5-10 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद भी मरीज़ नहीं बचा। तो ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या है। और पैसे की इतनी अहमियत है, हमारी ज़िंदगी के साथ पैसा जुड़ा है, वो पैसा हमारी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है, हमको आध्यात्मिक बना सकता है कि मैं पैसा हूँ, मैं तुझे कम से कम भूख से तो नहीं मारूँगा, तू अध्यात्म की तरफ जा। लेकिन इंसान अध्यात्म छोड़िए, वो तो अपनी ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं हो पाता, और ले लूँ, और कमा लूँ, और बचा लूँ, बल्कि दाब के रख लूँ, पोटलियाँ बनाएगा, बैंकों में डालेगा, पता चलेगा कि उसने तो कुछ मज़े ही नहीं किए, उसकी औलादें मज़े कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पैसा जो है, वो ऐसा भी नहीं है कि बिना बात के खर्च कर दीजिए कि मैं तो एन्जॉय कर रहा हूँ, यूँ ही फेंक रहा हूँ, बस चलने दीजिए जैसा हो रहा है, ऐसा मरिए मत उसके लिए। तो देखा आपने किस सहजता से उलझे हुए प्रश्नों का जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, सत्य पर आधारित जवाब अनमोल देते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आप ही से जुड़ा हुआ कोई और अच्छा विषय लेकर आएंगे और अनमोल से सत्य पर आधारित जवाब लेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।